नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास की सीरीज में पुरातात्विक सभ्यताओं के सेशंस चल रहे हैं और आज के सेशन में हम गणेश्वर सभ्यता को आपके सामने रखने जा रहे हैं। यद्यपि आपने प्रागैतिहासिक सभ्यताएं पूरी देख ली राजस्थान के अंदर जितने भी एपिसोड्स आने थे, और लास्ट सेशन 2 सेशंस में आप लोगों ने बैराड़ सभ्यता को भी काफ़ी गंभीरता के शोध स्तर पर जाकर समझ लिया था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की तैयारी के बाद कोई क्वेश्चंस के बाहर जाने की संभावना, यदि आप उसको डे बाय डे एपिसोड बाय एपिसोड यदि आप पढ़ते जा रहे हैं और उसके नोट्स आप पेन डाउन करते चले जा रहे हैं। गणेश्वर सभ्यता की जहाँ तक बात है, पहली बात तो ये कि गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता भी, और जैसा कि मैं पिछले एपिसोड से लगातार आपको कहता जा रहा हूँ कि मनुष्य ने सबसे पहली धातु जिसका प्रयोग किया था वो ताम्र धातु थी। लेकिन ताम्र धातु का प्रयोग कभी भी सोलो रूप में नहीं रहा, मतलब अकेला ऐसा कोई युग नहीं रहा जबकि पाषाण साथ में नहीं चला हो। पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हम आज भी करते हैं, इवन जब आप कंप्यूटर एरा में एआई के ज़माने में जी रहे हो। तो गणेश्वर हो या आहड़ हो, ये दौर वो दौर है नियोलिथिक पीरियड के बाद का दौर, जब मनुष्य ने मेटल के रूप में कॉपर का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इसीलिए इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता चाल्कोलिथिक भी कहते हैं। तो यदि मैं गणेश्वर की सबसे बड़ी बात को आपके सामने रखूं तो एक बात जो निकल कर आती वो ये है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर है। सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, और सबसे विशिष्ट बात यह है कि गणेश्वर राजस्थान की वो सभ्यता है जहां से आपको राजस्थान की तमाम पुरातात्विक सांस्कृतिक स्थलों से जो हमें कॉपर टूल्स प्राप्त हुए, उनमें प्योरेस्ट कॉपर टूल्स, सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण हमें गणेश्वर से मिले हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो आपको ताम्र उपकरण मिल रहे हैं, इनमें 99.99% प्योर कॉपर है। इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि यहाँ के निवासियों को धातु मिश्रण कला के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि निश्चित तौर पर वो इस बात से जानकारी रखते होंगे, परिचित होंगे कि कॉपर इज ए सॉफ्ट मेटल। कॉपर, ताम्र जो है एक मुलायम धातु है और इसके द्वारा बहुत ज़्यादा न तो अस्त्र शस्त्र बना सकते हैं, न कृषि की गहरी जुताई वाले हल्के फाल बना सकते हैं। इसलिए आज तक आपको कॉपर का कोई मतलब एग्रीकल्चर टूल या वेपन्स के रूप में हमें टूल्स नहीं मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर यदि वो मिलावट नहीं कर पाए, इसका मतलब कि उन्हें धातु मिश्रण कला के ज्ञान का अभाव था, यानी कि तांबा को गलाकर उसमें अन्य धातु को मिश्रित करके कठोर धातु बनाने के कला का अभाव था। लेकिन गणेश्वर ने राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यता में एक विशिष्ट मापदंड स्थापित किया है। अच्छा, आप ये भी देख लीजिए, गणेश्वर ऐसा नहीं कि सिर्फ ताम्र पाषाणी के, इसके अपने कंटेम्पररी समकालीन हड़प्पाई स्थलों के साथ भी गहरे व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध थे। ये इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स रिलेशंस थे, जिसके तहत गणेश्वर अपने समकालीन अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरणों की सप्लाई सेंटर के रूप में भी काम करता था, ताम्र आपूर्ति केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। आइएगा हम गणेश्वर को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको जैसा अब तक का एपिसोड्स में, हालांकि आज तक आप लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, मुझे किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया इस तरह का कि समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप लोग उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, तो शायद ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आइएगा देखते हैं, हम लेने जा रहे हैं गणेश्वर सभ्यता। अब जो नया प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ राजस्थान में, आज की तारीख में जब मैं इस क्लास को ले रहा हूँ तो जिला बदल चुका है। पहले जिला सीकर आता था, अब जिला गणेश्वर जो सभ्यता है, नया जिला चूंकि बनाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा, तो जिला यहाँ पर है नीम का थाना। ठीक है साहब। और जिस नदी किनारे ये सभ्यता पाई गई है, शेखावाटी की बड़ी ही प्रसिद्ध नदी है, नदी का नाम है कांतली नदी। अब एक बात ही उड़ती, गणेश्वर किस प्रकार की धातु और इसकी अवधि कितनी है। तो पहली बात, यदि मैं प्रकार की बात करूं तो बार बार आपसे कहता आ रहा हूं कि या तो आप इसको कहेंगे कॉपर एज सिविलाइजेशन, यानी कि आप इसे कहेंगे ताम्र युगीन सभ्यता, जो कि तांबे के साथ साथ यहाँ पाषाण उपकरणों का भी प्रयोग हुआ है, इसीलिए आप इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता अर्थात
अर्थात चैल्कोलिथिक के रूप में भी देखते हैं। अर्थात वो दौर, मैं दोबारा आपको इस बात को समझा रहा हूँ, वो सभ्यता का वो दौर जब मनुष्य ने नवपाषाण काल के बाद पहली बार तांबे का भी प्रयोग किया है। क्योंकि तांबा मनुष्य के द्वारा, संपूर्ण वैश्विक प्रागैतिहास की बात कर लूँ मैं, मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। इसीलिए विशेषकर भारतीय संस्कृति में तांबे को एक पवित्र धातु के रूप में भी देखा गया है। इट वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस सैपियंस, जो आधुनिक मानव प्रजाति है। तो आप इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं, ताम्रपाषाणिक सभ्यता, चैल्कोलिथिक भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसकी अवधि कितनी है इस सभ्यता की, जिसको हमने कहा है गणेश्वर? तो याद रखिएगा, ये सभ्यता है 2800 ईसा पूर्व। तो इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता निकलकर हमारे सामने आती है वो ये है, संपूर्ण राजस्थान की पुरातात्विक संस्कृतियों में सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता यदि कोई है तो वो गणेश्वर है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। इसीलिए गणेश्वर को राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मदर ऑफ कॉपर एज ए सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सभ्यता का जो खोज और उत्खनन हुआ है वो हुआ है आरसी अग्रवाल साहब के द्वारा, यानी कि हम कहेंगे रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। आरसी अग्रवाल साहब, रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने 1978 से लेकर 88 तक, 78 में तो ये डिस्कवर हुआ था, खोज हुई थी, और लगभग 10 वर्षीय यहाँ पर उत्खनन हुआ, जिसके द्वारा आपने विभिन्न पुरातात्विक विशेषताओं की यहाँ से वस्तुएं प्राप्त की थी। तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पे खोज भी हुआ है और एक्सकवेशन, याद रखिएगा, खोज एवं उत्खनन दोनों आरसी अग्रवाल साहब या रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर किया गया है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी बात आती है गणेश्वर के संदर्भ में, वो ये निकल कर आती है, गणेश्वर की प्रसिद्धि किस रूप में है। गणेश्वर को हम किस किस नाम से जानते हैं। यद्यपि गणेश्वर बहुत बड़ी सभ्यता नहीं है, जो एक छोटा सा सेशन होने जा रहा है, लेकिन अब सभ्यता महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, कि तथ्य अपने आप में बड़ा ही सिग्निफिकेंट वाले फैक्ट्स हैं गणेश्वर से। तो यदि मैं इसकी प्रसिद्धि की बात करूं गणेश्वर सभ्यता की, तो इससे पहली बात तो यदि हम प्रसिद्धि की बात करें, सबसे पहली बात तो गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी पुकारा गया है। याद रखिएगा, पुरातत्व का पुष्कर ही पुकारा गया है, एवं इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा गया है। याद रखिएगा, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी पुकारा गया है गणेश्वर को, पुरातत्व का पुष्कर एवं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा गया है। इस रूप में गणेश्वर को हमने जाना है, पहचाना है। अब यदि हम गणेश्वर की विभिन्न विशेषताओं की बात उठाएं कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या होंगी, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। देखो, पहली जो विशेषता है, जैसा मैंने अभी कहा आपको थोड़ी देर पहले इसी सेशन में, संपूर्ण राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, द ओल्डेस्ट कॉपर एज सिविलाइजेशन इज गणेश्वर। इसीलिए आप इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। और यहां से संपूर्ण राजस्थान के पुरातात्विक इतिहास की सबसे शुद्ध ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, प्योरेस्ट कॉपर इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए, टूल्स यहां से आपको प्राप्त हुए हैं। इसीलिए अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरणों की आपूर्ति, सप्लाई भी करता था। यही वजह है कि इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा गया है। देखिएगा, तो पहली जो विशेषता है गणेश्वर की वो ये है
राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता, राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता, जो मोटे तौर पर 2800 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता गणेश्वर है। लेकिन अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, जहां गणेश्वर राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता है 2800 ईसा पूर्व, वहीं राजस्थान की सबसे प्रमुख ताम्र युगीन सभ्यता आहड़ है, सबसे प्रमुख। और आहड़ की एक बड़ी बात और सामने आती है, ये संपूर्ण भारत की सर्वाधिक दीर्घजीवी ताम्र पाषाणिक बस्ती भी है, सर्वाधिक दीर्घजीवी। लगभग 1000 वर्ष तक आहड़, जो खुद भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, गणेश्वर के बाद की, क्योंकि 2500 ईसा पूर्व की है, लगभग 1000 वर्ष तक आहड़ अपने अस्तित्व, अपने वजूद को एक निरंतरता के रूप में बनाए रखने में सफल रही थी। तो संपूर्ण भारत की सर्वाधिक दीर्घजीवी ताम्र पाषाणिक बस्ती के रूप में आहड़ हमारे सामने आता है। चूंकि राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसीलिए आपने इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी पुकारा है। याद रखिएगा, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी हमने पुकारा है। किसे? याद रखिएगा, गणेश्वर को। दूसरी बात, हमने जो कहा, अंतर देखते चले जाइएगा। सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता राजस्थान की गणेश्वर, सबसे प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता राजस्थान की आहड़। क्लियर है? सबसे बड़ी मध्य पाषाणिक बस्ती संपूर्ण भारत की बागोर, और सर्वाधिक दीर्घजीवी ताम्र पाषाणिक बस्ती, जो सबसे लंबे ड्यूरेशन तक अस्तित्व में रही, चाल्कोलिथिक बस्ती या ताम्र पाषाणिक बस्ती आहड़। अभी दूसरी जो विशेषता है गणेश्वर की, वो ये है, राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध, राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण हमें, याद रखिएगा इस बात को, राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर से। अब फिर मैं तुलना अंतर कर रहा हूं, आहड़ की बात आएगी तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में ताम्र उपकरण आहड़ से मिले हैं, इसीलिए आहड़ को आपने ताम्रवती नगरी या तांबावती नगरी के नाम से भी जाना है। आहड़ को, आहड़ में द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल्स बट द प्योरेस्ट कॉपर टूल्स फाउंड फ्रॉम गणेश्वर। इसीलिए गणेश्वर, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण है। और तीसरी एक और विशेषता है कि समकालीन हड़प्पाई स्थलों को, याद रखिएगा, समकालीन हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरण आपूर्ति केंद्र, ताम्र उपकरण आपूर्ति केंद्र के रूप में भी कार्य करता था गणेश्वर। सबसे अधिक संख्या में शुद्ध ताम्र उपकरण तो मिल ही रहे हैं। फिर मैं पिन पॉइंट तौर पर डिस्क्राइब कर देता हूं। सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण हमें आहड़ से प्राप्त हुए, इसलिए आहड़ को आपने ताम्रवती नगरी, तांबावती नगरी भी कहा है। गणेश्वर सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, जबकि आहड़ सबसे प्रमुख ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। आइएगा, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण आपको गणेश्वर से मिल रहे हैं, इसीलिए वो अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरण की आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। यही वजह है कि गणेश्वर को आपने पुरातत्व का पुष्कर भी पुकारा है। याद रखिएगा, पुरातत्व का पुष्कर भी पुकारा है। उम्मीद करता हूं
मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ इस स्लाइड से, इस स्क्रीन से, ताकि आप इस पॉइंट को, इस सभ्यता के नोट्स को एक एक करके उतारते चले जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरे का पूरा एक मैटर है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सामने होता है। यहाँ तक की बात को आराम से उतार लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। राइट हमारी विशेषताएं चल रही हैं। तो जो मैंने कहा आपसे कि गणेश्वर से आपको सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो गणेश्वर से जो ताम्र उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, गणेश्वर से प्राप्त ताम्र उपकरणों में याद रखिएगा 99.99% शुद्ध ताम्र उपस्थिति दर्ज हुई है। यानी कि इतना प्योर तांबा यहां से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इन तांबों में मिलावट नाम की कोई चीज नहीं है। तो दूसरा तात्पर्य ये भी निकल रहा है कि गणेश्वर के निवासी धातु मिश्रण कला के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। इसका मतलब यही निकल रहा है, गणेश्वर निवासी धातु मिश्रण कला से अनभिज्ञ थे। मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि आप ताम्र उपकरणों की सहायता से व्यापक उत्पादन वाले या लार्ज स्केल वाले प्रोडक्टिविटी के वर्क कार्य नहीं कर सकते, गतिविधियां दैनिक जीवन की नहीं कर सकते। जैसे जुताई यदि गहरी नहीं होगी तो फसल और उत्पादन ज्यादा मात्रा में नहीं होगा, जनसंख्या का पेट कैसे भरोगे? आप हथियार नहीं बना सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर इन्हें धातु ताम्र कॉपर मेटलर्जी का ज्ञान था कि ये ताम्र उपकरण बना रहे हैं, लेकिन ताम्र उपकरणों में अन्य धातु को मिलाकर एक उसे कठोरता प्रदान करने से ये परिचित नहीं थे। तो निश्चित तौर पर गणेश्वर निवासियों को धातु मिश्रण कला के ज्ञान का पूरी तौर पर अभाव था। क्लियर है मामला? एक बात ही हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात हमारे सामने निकल कर आती है, हमने पहले ही कहा कि गणेश्वर अन्य हड़प्पा स्थलों को भी ताम्र उपकरणों की सप्लाई यानी कि आपूर्ति कर रहा है। अन्य जो उपकरण है, मतलब अन्य उपकरण क्या, जो अन्य हड़प्पाई केंद्र हैं, उन्हें भी ये याद रखिएगा कि सप्लाई कर रहा है। संभवतः यहाँ जो ताम्र उपकरण मिले वो इतने प्योर है कि डिमांड ज्यादा रही होगी। एक बड़ी अनोखी विशेषता हमें गणेश्वर के बारे में और देखने को मिलती है। भवन पत्थरों से बने हैं। याद रखना, ये सबसे बड़ी बात है। जो मकान है, जो भवन है, वो पत्थरों से निर्मित हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि गणेश्वर निवासियों ने भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की ईंट का प्रयोग नहीं किया। अब यदि मैं इस तथ्य को थोड़ा विस्तार दूं, भवन निर्माण कला, तो कुछ बातें मैं दोबारा बोल रहा हूं। जब आप एक अच्छे एग्जाम को टारगेट करते हैं, उसकी तैयारी को ध्यान में रखते हो, तो आपको दाएं बाएं फैक्ट्स की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा में भवनों की जो अधिकांश जो संख्या है, वहां भवन कच्ची ईंटों से बने हैं।
कालीबंगा में, जबकि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के थर्ड कैपिटल के रूप में भी जानी जाती है। चूंकि भवन यहाँ कच्ची ईंटों के बने हैं इसीलिए उसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। लेकिन यदि मैं आहड़ की बात करूं तो आहड़ में पत्थरों का प्रयोग हुआ है, लेकिन सिर्फ भवन की नींव में शेष हिस्सा ईंटों का बना है। क्लियर। और गिलुंड की बात की जाए, राजसमंद जिले में संपूर्ण राजस्थान की पुरातात्विक सभ्यताओं का एकमात्र पुरातात्विक सभ्यता स्थल है गिलुंड, जहां भवन निर्माण में अग्नि में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। एकमात्र ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल इस गिलुंड। लेकिन हम गणेश्वर की बात करें साहब, यहां ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। मकान बनाने में, याद रखिएगा इस बात को, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं ये फैक्ट्स, जो जितने भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने आते हैं, आपके लिए काफी ये महत्व के तथ्य होंगे। दूसरी बात, जब हम गणेश्वर की बात कर रहे हैं, आराम से आप लिखते चले जाइए कि यहां पर पत्थर के बने बड़े बड़े मैक्रो साइज बृहत्ताकार बांध प्राप्त हुए, क्योंकि हमने पहले ही कहा वर्तमान जो जिला है नीम का थाना, यहाँ से प्रवाहित जो कांतली नदी है, निश्चित तौर पर किसी जमाने में यहाँ पर बहुत बड़ी जल राशि रही होगी इस नदी में। आजकल तो एक छोटा सा नाला भी नहीं रहा, मेरा खुद का फिजिकली देखा हुआ है। कांतली बरसाती नदी के रूप में, बरसात में कभी अच्छा फ्लड वगैरह रहे, अच्छा बारिश हो जाए तो रेन वाटर से ये बहती है। इस कांतली नदी पर गणेश्वर निवासियों ने कभी बड़े बड़े पत्थर के बने बड़े बड़े बांध बनाए होंगे, उसके अवशेष रिमेन्स हमें प्राप्त हुए। इसका मतलब दो रूप में कि एक तो इरिगेशन के लिए काम में लिए जा रहे हैं, क्लियर, और दूसरा संभवतः मछली पालन। तो मछली पालन के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बांध बनाने का जो एनीकट वगैरह बनाने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है पानी को रोक कर जल स्तर बढ़ाना, उसको खेती के रूप में काम में लेना। तो गणेश्वर की बात की जाए तो यहाँ पर पत्थर से बने पत्थर से निर्मित याद रखिएगा वृत्ताकार बांध। वृत्ताकार बांध का मतलब ये होता है कि बड़ी, मतलब जो बड़े बड़े आकार के जो बांध होते हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। बड़े बड़े बांध, वृत्ताकार बांध यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात यहाँ से जो आपको प्राप्त होती है वो है गणेश्वर के मृदभांड। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज के रूप में सामने आती है कि कौन कौन से आपको यहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मृदभांड कला अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। मृदभांड प्रागैतिहासिक काल में, मध्य पाषाण काल से बात करें तो मध्य पाषाण काल भी और आद्य इतिहास भी, उस सभ्यता के सामाजिक जीवन को जानने का सबसे बड़ा यदि सोर्स हम देखते हैं तो सील्स हो गए, कॉइन्स, वो तो अपनी जगह पर हो गए, रिमेन्स वगैरह। मृदभांड से भी बहुत बड़ी आपको जानकारी प्राप्त होती है। उनके मिट्टी के बर्तन किस तरह के, चाक पर है या हाथ से निर्मित हैं, चित्रकारी किस प्रकार की, अग्नि में पकाए गए हैं, नहीं पकाए गए, क्या निर्माण विधि उनकी पकाने की रही करी है। तो यहाँ पर जो मृदभांड आपको प्राप्त हो रहे हैं गणेश्वर से, वो काले नीले रंग के कपीश्वरणी मृदभांड है, याद रखिएगा, काले नीले रंग के याद रखिएगा इस बात को, काले नीले रंग के कपीश्वरणी। कपीश्वरणी का मतलब होता है बंदर के मुंह वाले। चूंकि ये थोड़े से नीलिमा लिए हुए हैं और काला इनका रंग है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो मृदभांड होते हैं ये अग्नि में पकाए हुए नहीं होते हैं। आग में यदि आप पका लोगे तो निश्चित तौर पर उनका रंग लाल होगा। ये काले नीले रंग के कपीश्वरणी मृदभांड आपको गणेश्वर की बड़ी अपने आप में सबसे अनोखी विशेषता है।
जितनी भी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं वो बेसिकली ताम्र उपकरण है। तश्तरियाँ हो गई, प्यालियाँ हो गई, बर्छे हो गए, परात हो गई, बाउल्स हो गए हैं, प्लेट्स हो गए, कई प्रकार की वस्तुएं, चिमटा वगैरह आपको यहाँ से तांबे के प्राप्त हुए हैं। लेकिन कुछ संख्याएं उपकरणों की ऐसी प्राप्त हुई है जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आपको गणेश्वर से 400 तांबे के बने हुए बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। बाण के अगले सिरे 400 ताम्र, 58 आपको ताम्र कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं, कॉपरेक्स। 50 आपको याद रखना मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। तो 400 बाणाग्र, 58 ताम्र कुल्हाड़ियां और 50 आपको मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। ये छोटा सा परिचय था जी, गणेश्वर समाप्त हो गया है। छोटा सा परिचय था, लेकिन सभ्यता बेहद महत्वपूर्ण है। रतन चंद्र अग्रवाल ने इसको कांते नदी किनारे या 2800 ईसा पूर्व की ताम्र पाषाणिक ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसे पुरातत्व का पुष्कर एवं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा है। इसको आर.सी. अग्रवाल ने 1978 से लेकर 88 तक एक्सकावेटेड किया, इसका खोज और उत्खनन किया है। और ये राजस्थान के सबसे ना केवल सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है, अपितु यहाँ से सबसे शुद्ध ताम्र उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको पुरातत्व का पुष्कर एवं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से पत्थर के बने बड़े बड़े बृहत्ताकार बांध किसी जमाने में कांतली नदी पर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कपिशवणी मृदभांड के लिए यह सभ्यता जानी गई है। ये अन्य हड़प्पाई स्थलों को ताम्र उपकरणों की आपूर्ति किया करती थी। कई प्रकार की अनोखी विशेषताएं और जो ताम्र उपकरण या वस्तुएं प्राप्त हुई उनकी एक संख्या, एक वानगी आपके सामने है। इस प्रकार से इस छोटे से सेशन में मैंने गणेश्वर सभ्यता पूरी कर दी है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो आहड़ सभ्यता का होगा। इंतजार कीजिए।